कहानी की शुरुआत में रिया कहती, मैं तो पहली बार सिटी आई हूँ, वो भी जॉब को पाने। सिटी की बातें भी कितनी फैंसी है ना। और वो कहती है, मैं जी ग्रुप में इंटरव्यू देने आई हूँ, तो क्या यहाँ पर कोई फ्री का रूम है। अब होटल वाली उसे तो रूम का कार्ड देती है और यहाँ से जिनसों का जो कि नशे में होता है और गलती से उसके हाथों से तो 6 का 9 हो जाता है, जहाँ पर रिया कहती ये रूम तो 89 है। अब उसी रूम में तो सेक्रेटरी दूसरे दरवाजे से जुनसो को लेकर आता और रूम में तो रिया आती है। कहती जी कंपनी भी कितनी कमाल की है ना, वो सारे इंटरव्यू देने वाले को फ्री में रहने के लिए रूम दे रही है। और वहाँ सेक्रेटरी तो जुनसो को सुला के चला जाता है कि तभी रूम की लाइट चली जाती है। तो रिया कहती कोई बात नहीं, मैं सो जाती हूँ। फिर आधी रात को जहाँ पर रिया का हाथ तो जुनसो पर चला जाता है, वो तो यहाँ पर नींद में होती है और कहती है मुझे तो हैंडसम मैन के सपने आ रहे हैं। तो सपने में किस करना लीगल होता है ना, और यहाँ पर जुनसो को तो किस करती कि जुनसो यहाँ पर नशे में होता है, तभी वो तो रिया को पकड़ लेता है। अब उसका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर रिया जगती है और कहती कल रात का सपना कितना असली लग रहा था। अरे मेरा जी ग्रुप में इंटरव्यू था ना, और वहाँ से वो तो भाग जाती। मतलब कमाल है, रिया को बेड पर जिंदा इंसान सोता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब इसके याद है जुनसो जगता है और कहता है जैसा कि मुझे याद है लास्ट नाइट में तो किसी वुमेन के साथ था ना, पर देखता है बेड पर कोई नहीं है और कहता है लगता है कि मैं सपना दिख रहा था। तब उसे दादी माँ का फोन आता है। गुस्से में कहती सच में मेरा पोता किसी काम का नहीं है, तुम 30 साल के हो चुके हो और तुमने अब तक शादी नहीं की है। कहता है दादी मैं तो बिजनेस ट्रिप पर 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, आने के बाद मैं आपसे बातें करूंगा। फिर आगे सीन जहाँ पर जी तो भागते हुए जाती जी कंपनी और कहती यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला था ना, और वो तो इंटरव्यू रूम में जाती है जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है सॉरी बट इंटरव्यू यहाँ पर तो खत्म हो चुका है, सारी पोजीशन तो भर चुकी है। कि रिया कहती प्लीज मुझे कंपनी में कोई भी जॉब मिल सकती है। तो एम्प्लॉय कहता है एक जॉब तो है और शायद वो तुम पर काफी सूट करेगी। रिया कहती ठीक है। फिर आगे सीन 1 महीने बाद का जहाँ पर दादी जी ग्रुप में आती है और कहती उसने कहा था कि वो वापस आने वाला है, इस बार मैं उससे शादी के लिए हाँ कहवा दूंगी। कि तभी वहाँ पर तो रिया आती है और कहती आजकल मुझे हमेशा उल्टी की फीलिंग क्यों हो रही है, क्या मुझे थकान हो चुकी है। अब यह सब तो लिफ्ट आते उसमें भागते जाते हैं और दादी गिरने वाली होती कि तभी रिया उन्हें पकड़ लेती। कहती दादी आप ठीक तो हो ना। दादी कहती थैंक यू मुझे बचाने के लिए, पर तुम्हारा काम क्या तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तो रिया कहती हाँ मैं तो भूल गई दादी, मुझे काम पर तो जाना है, आप अपना ख्याल रखना। और वो जाती है। दादी कहती सच में कितनी प्यारी है ना। कि तभी रिया तो जूसों से टकरा जाती है। अब वो सोचता है क्या मैंने इसे पहले कभी देखा है, और रिया कहती है आई एम सॉरी। और जुन सोचता है क्या ये मेरी सपने वाली लड़की है। तभी सेक्रेटरी कहता बॉस ये तो कंपनी की सफाई वाली है ना। कि तभी दादी माँ उसे पिंच करती और कहती है वो सफाई वाली नहीं बल्कि वो मेरी होने वाली बहू है। दूसरे कहता है दादी आपने क्या कहा। दादी कहती है कि मैं उसे बहू बनाना चाहती हूँ, तुम 1 महीने से मुझे अवॉइड कर रही हो, आज मैं तुम्हारी कंपनी में आई हूँ और बिना अपनी बहू को लिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और यहाँ से रूम का रिया तो सफाई करती है और कहती है मैन कितना हैंडसम था ना, वो तो किसी पिक्चर में मूवीज में काम कर सकता है। सिटी की लाइफ कितनी हाई फाई होती है ना, बट कोई बात नहीं, मैं भी ना सिटी में खुद की पहचान बनाऊंगी। ऐसे 1 मंथ हो चुके और मैं तो सीईओ के ऑफिस की सफाई कर रही हूँ, पर अब तक मुझे वो दिखाई नहीं दिए। और तभी रूम में तो जुनसो आता है कि रिया सोचती मैं तो अभी अभी इनसे टकराई थी ना, क्या ये मेरे बॉस हैं। और कहती बॉस आप ठीक हो ना। और सोचती क्या अभी मेरी सैलरी को कट करने वाले हैं। कि वो कहता है कि हम दोनों पहले कभी मिले हैं। उसके पास जाता है, कहता है क्या उस रात को तुम ही थी। कि दादी कहती हाँ ये वही थी। फिर आगे से जहाँ पर दादी जुनसो को रिया से शादी करने के लिए कहती कि जुनसो तो मना कर देता है। दादी कहते जुनसो तुम तो 30 साल के हो चुके हो, तुम होते कौन हो मना करने वाले। तो कहते दादी मैं से नहीं जानता, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। दादी कहती मुझे भी तो नहीं पता। और कहती बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती रिया। तो दादी कहती नाम पता चल गया ना, अब तुम शादी कर लो। अब जुनसो परेशान हो जाता है, कहते दादी प्लीज आप मुझे इरिटेट करना बंद करोगी। कि तभी उसके ऊपर फूलों का गमला गिरने वाला होता है। कि रिया कहती बॉस संभाल के, और वो बीच में आ जाती, गमला उसे लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ पर रिया को तो होश आता है कि डॉक्टर कहते हैं मिस्टर जून बधाई हो। तो जुनसो कहता है कैसी बधाई। डॉक्टर कहते हैं मिस रिया की तबीयत ठीक है और आप पापा बनने वाले हो, वो तो 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो रिया सोचती इसका मतलब उस दिन मैंने सपना नहीं देखा था, वो सच था। और फिर आगे जुनसो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती नहीं।
जुनसो कहता है इस बच्चे का फादर कौन है। तो रिया सोचती मैं तो ये सोचेंगे ना कि मैं कितनी बैड पर्सन हूँ और जॉब से मुझे निकाल देंगे। कहती उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो जुनसो सोचता है इसकी रेपुटेशन पे तो मुझे शक हो रहा है, पर दादी इसे पसंद करती है ना, और बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का पापा बनने के लिए तैयार हूँ। फिर आगे सीन जहाँ रिया कहती मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अपने बॉस से शादी कर ली है। तभी जुनसो कहता है हमारा डिवोर्स होने वाला है और मैं तुम्हें डिवोर्स के बदले 2 मिलियन दूंगा भरपाई के तौर पे। वो कहती क्या 2 मिलियन? तो जुनसो कहता है हाँ, पर डिवोर्स होने तक तुम्हें दादी के सामने अच्छे कपल होने का नाटक करना है, ठीक है? पर अगर तुम्हारी गलती से भी दादी को पता चला कि हम दोनों ने फेक कपल होने का नाटक किया है तो तुम जानती हो ना कितना बुरा होकर। आगे सीन घर का, जहाँ पे दादी दोनों की शादी की बातें सुनकर बहुत ही खुश होती है। कहती फाइनली मेरे 30 साल के पोते को प्यारी सी वाइफ मिल गई। और रिया को जुनसो के रूम में रहने के लिए कहती है। तो रिया कहती एक रूम में, पर क्यों? तो दादी कहती क्योंकि तुम दोनों साथ रहोगे तभी तो मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंड सन मिलेगा ना। अब सुनते हैं पर जुनसो को तो कॉफी से रख जाती कि रिया कहती मैं साफ कर देती हूँ। वो कहता है रहने दो, तुम सामान पैक करो और मैं रूम में आ जाऊँ। फिर आगे से जुनसो को रूम का कहता है वो एरिया तुम्हारा है और ये एरिया मेरा है, लाइन को क्रॉस मत करना। वो कहती बेडरूम तो मेरे पूरे घर से भी कई गुना बड़ा है और ये सोफा कितना सॉफ्ट है ना, आज से ये मेरा बेड होगा। तभी जुनसो रिया को पकड़ता है और कहता है रिया मुझे अप्रोच करने का तुम्हारा इरादा क्या था? वो कहती कैसा इरादा? मुझे बस तो जी ग्रुप में काम करना है और कुछ नहीं। जुनसो कहता है बस काम? तो रिया कहती हाँ, जी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है ना, उसमें जॉब तो सब करना चाहते हैं। तो जुनसो सोचता है आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं सबके तो उल्टे सीधे इरादे थे, पर ये पहली है जिसके कोई इरादे नहीं है मेरे खिलाफ। रिया कहती मैं जानती हूँ कि मैं छोटे गांव से आई हूँ, पर मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मैं खुद के लिए सिटी में घर बाय कर लूंगी। अब जुनसो तो स्माइल देता है ऑफिस का जहाँ पर रिया सफाई कर रही होती है। तभी यहाँ पर मैनेजर आती है और जुनसो कहता है क्या से रिया मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, इस बात की अनाउंसमेंट कर दो। और मैनेजर काफी गुस्सा होती, कहती बॉस पर आज तक आपने कभी फीमेल सेक्रेटरी को तो नहीं रखा। जुनसो कहता है क्या तुम्हें कोई परेशानी है? वो कहती नहीं तो मैं अभी अरेंज करती हूँ। अब रिया बहुत ही खुश होती है, कहती मैं भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में चाहती हूँ कि तभी उसका पैर तो पेन पर फिसल जाता है और तभी जुनसो उसे गिरने से बचा लेता है। वो कहती बॉस की जुनसो साइड हो जाता है, कहता है मेरे ऑफिस की सफाई तो बस तुम ही करने वाली हो। तो रिया कहती हाँ मैं समझ गई और जाती कि जुनसो यहाँ पर तो स्माइल देता है। फिर आगे सीन जहाँ रिया अपने न्यू लैपटॉप को देखती है, बहुत ही खुश होती, कहते आज से मैं तो बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मेरी पेमेंट भी तो बढ़ा के मिलने वाली है। कि मैनेजर यहाँ पर काफी जेलस होती है, कहती मिस्टर जुनसो के पास जाने के काबिल तो बस मैं ही हूँ और गुस्से में जाती रिया के पास, उसे वो काम देती है, कहते आज इसे खत्म कर देना। तो रिया कहती पर आज कैसे हो पाएगा, इतना सारा काम है। तो वो कहती है काम करने के बाद तुम सबके लिए कॉफी लेकर भी आ जाना और मीटिंग रूम की भी सफाई करनी है ना। और उसे कैफेटेरिया के कप धोने का काम देती है और 10th फ्लोर पर जाकर लीगल डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहती है। तो रिया कहती मैं सारा काम खत्म कर दूंगी। फिर आगे सीन जहाँ पर काफी रात हो जाती है और वो तो काम कर रही होती है कि तभी जुनसो उसे देखता है और सोचता है ये काम करते हुए कितनी सीरियस और क्यूट दिखाई देती है ना, पर मैं क्या सोच रहा हूँ। जुनसो क्या तू पागल है, ये किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और ये शादी बस एक छोटी शादी है। और वो तो रिया के पास जाता है, कहता है तुम तो प्रेग्नेंट हो और तुम ऊपर से ओवर टाइम कर रही हो, घर नहीं जाना। फिर अंके जहाँ पे दोनों घर आ जाते हैं और दादी कहती बताओ तुम इतना कम खाना क्यों खा रही हो, क्या जुनसो तुम्हें परेशान करता है? तो रिया कहती नहीं तो, ये तो मेरी बहुत ही केयर करते हैं और पता है कि मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी हूँ, मुझे पेमेंट भी बढ़ा के मिलने वाली है। तो दादी कहती सच्ची? रिया कहती हाँ। दादी बहुत ही खुश होती, सोचती आज तक जुनसो की कोई भी तो लेडीज सेक्रेटरी नहीं बनी, रिया तो पहली वुमेन है, पक्का मुझे जल्दी अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाले। और कहती रिया आज से तुम जुनसो को हबी कह के बुलाओगी या फिर हनी? वो कहती क्या? तो दादी कहती हाँ तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी ना। और वो तो सर्वेंट को बुलाती हैं जो कि जुनसो के लिए सूप लेकर आती। और दादी कहती पता नहीं 30 साल का हो चुका है मेरा पोता, हो सकता है कि कमजोर हो गया हो, ये सूप पीने के बाद तो पक्का जुनसो पापा बन ही जाएगा। जुनसो कहते दादी रिया तो प्रेग्नेंट है। अभी सुनने के बाद दादी बहुत ही खुश होती है, कहती फाइनली मेरी विश तो पूरी होने वाली है। और वो तो रिया को आराम करने के लिए कहती जुनसो रिया को रूम में लेकर जाओ। और कहती सर्वेंट से मैं तो खुद अपनी बहू के लिए सूप बनाने वाली हूँ। और यहाँ से रूम का जहाँ पर रिया कहती हमने बात की थी कि शादी झूठी है ना।
फिर दादी को आपने मेरी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों बताया? तो जुनसो कहता है मानता तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, जी फैमिली तुम्हें मिसट्रीट बिल्कुल नहीं करेगी। तो रिया सोचती मैंने कभी नहीं सोचा था इतने कोल्ड हार्ट के दिखने वाले मेरे बॉस इतने ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। वैसे मानना पड़ेगा इनकी पर्सनैलिटी और इनकी बॉडी कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना, कितने हैंडसम है ना, कि तभी उसके पास जुनसो आता है, कहता है क्या मैं हैंडसम हूँ? वो कहती बहुत ही ज़्यादा, और कहती नहीं शाफिल करती है कि जुनसो कहता है हाँ या ना। वो कहती हाँ कि जुनसो कहता है आज से तुम घर पर मुझे हबी कह के बुलाओगी ताकि दादी को शक ना हो। और वो नहाने चला जाता है कि तभी रिया को अपनी बेस्टी का फ़ोन आता है और रिया बताती कि मुझे सिटी में जॉब मिल चुकी है। बेस्टी कहती बताओ और क्या हुआ है? तो रिया कहती है एक्चुअली मैं तो माँ बनने वाली हूँ। बेस्टी काफ़ी हैरान हो जाती है कि तभी रूम के बाहर दादी आ जाती और बातें सुनती हैं, जहाँ पर रिया कहती मुझे नहीं पता कि उस नाइट मेरे साथ में कौन था, तो अकेले ही रूम में गई थी और फिर मुझे लगा कि मैंने सपना देखा और मैंने सपने में तो वो सब कर दिया, पर वो सपना नहीं बल्कि वो तो हकीकत था। फिर आगे सीन जहाँ पर सरंट कहती मैम 9 पीढ़ियों के बाद तो आपके पोते मिस्टर जुनसो हुए थे, और ये बच्चा सच में अगर मिस्टर जुनसो का ना हुआ तो दादी कहती रिया काफ़ी अच्छी लड़की है, वो मुझसे झूठ नहीं कहेगी, होना हो ये बच्चा तो जुनसो का ही होगा। तो सरंट कहती फिर हम इस रिया के बच्चे का डीएनए करवाएं, तो दादी उस सजेशन के लिए हाँ कह देती हैं। फिर आगे सीन जहाँ पे दादी रिया के साथ में अस्पताल जाती हैं, जहाँ पे रिया कहती दादी आप इतनी नर्वस क्यों, बस छोटा सा चेकअप मेरा है ना, रूटीन चेकअप है। और वो तो रूम में जाती हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और दादी कहती है कि हम डीएनए करवाने जा रहे हैं, इससे रिया को कोई परेशानी नहीं होगी ना और उसका बेबी ठीक रहेगा ना। तो डॉक्टर कहते डोंट वरी, इस जांच से न रिया को और न उनके बच्चे को कोई परेशानी होगी, और हाँ रिपोर्ट्स तो कल आपको मिल जाएंगी। और यहाँ दादी कहती है रिया ये बच्चा पक्का जुनसो का ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ऑफिस में जहाँ पर रिया कहती मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तभी यह मैनेजर तो ढेर सारा काम लेकर फिर से आ जाती, कहती अभी कभी से ख़त्म करो। अब रिया तो फैसला लेने जाती कि वो कहती बीमार होने का नाटक मत करो, समझी तुम। रिया कहती ठीक है कि वो गुस्से में कहती है तुम तो बॉस की वाइफ बनना चाहती हो ना, सपने देखते रहो, ऐसा नहीं होने वाला। और जाती कि तब यहाँ पर रिया तब बेहोश हो जाती है कि वो तो वापस आती है और बातें सुनाते कहते जानते हो कि तुम्हारा बस काम ना करने का सारा नाटक है, मैंने कहा कि उठ जाओ, कि तभी यहाँ पर जुनसो आ जाता है और वो कहती बॉस ये तो बेहोश होने का नाटक कर रही है, कि जुनसो चिल्लाता है चुप रहो, और यहाँ पर तो रिया को उठाता है। अब रिया कहती मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, कि जुनसो कहते हैं सेक्रेटरी कार को निकालो, और वो रिया को लेकर चला जाता है। फिर आगे से अस्पताल का जब डॉक्टर कहता है कि मिस रिया तो ठीक है, बस इन्हें आराम करने की ज़रूरत है, एक्चुअली कल इनके बच्चे की डीएनए की जाँच हुई थी ना, इसलिए इन्हें थोड़ी सी कमजोरी आ चुकी है। अब सुनते जुनसो और रिया तो हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर तो दादी की सारी बातें बताता है कि डीएनए का रिपोर्ट तो आ चुका है, हमने रिजल्ट को आपकी दादी के पास सेंड कर दिया है। अब सुनते रिया और जुनसो वहाँ से तो भागते भी जाते हैं। रिया गिरने वाली होती कि तभी जुनसो उसे गोद में उठा लेता है, कहता है जल्दी करो। तभी डॉक्टर कहता है कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बच्चा तो मिस्टर जुनसो का है, फिर दोनों इतने परेशान क्यों है। और यासिन घर का सरंट कहती मैम 4 घंटे हो चुके और अब तक आपने रिपोर्ट को क्यों नहीं देखा, देख तो लो। दादी कहती हाँ देखना तो होगा ना, और तभी वहाँ पर तो जुनसो और रिया आ जाते हैं और चिल्लाती दादी रुको। दादी कहती हाँ कहो क्या कहना है। वैसे रिया मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, कि जुनसो सोचता है पक्का दादी डीएनए की रिपोर्ट की बात कर रही होगी, और रिया सोचती पक्का दादी को पता चल चुका है कि बच्चा मिस्टर जी का नहीं है, और वो जुनसो को इशारा करती है। उसे कहते लगता है दादी को पता चल चुका है मेरी और रिया की फिक्स शादी के बारे में, और कहते दादी जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, रिया की गलती नहीं है, मैंने इसे फोर्स किया था। अब दादी काफ़ी गुस्सा होती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को फोर्स करने की, सच में तुमने तो जी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उसे यहाँ पर वो पनिश करने की बातें करती है कि रिया कहती दादी प्लीज रुक जाओ, ये वैसे नहीं है, ये मेरी बहुत ही केयर करते हैं, मतलब मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। दादी कहती है रिया तुम काफी दिल की अच्छी हो, अगर जुनसो तुमसे प्यार करता है तो फिर उसने तुम्हें अपना बच्चा करने के लिए फोर्स क्यों किया। अब दोनों तो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं क्या बच्चा। जुनसो कहते दादी मेरा बच्चा। तो रिया कहती दादी के आपने डीएनए की रिपोर्ट को नहीं देखा। तो दादी कहती है मैं जानती हूँ कि सारी गलती मेरी है, डीएनए की रिपोर्ट को मैंने तो फेंक भी दिया है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सारी गलती जुनसो की है, किसने तुम्हें फोर्स किया था कि वो सोचते लगता है दादी ने डीएनए की रिपोर्ट को नहीं देखा है।
दोनों के यहाँ पर तो शांति मिलती है और जुनसो सोचता है लगता है दादी को नहीं पता हमारी छोटी शादी के बारे में। अब दादी जबरदस्ती रिया को तो खानदानी ब्रेसलेट देती है और कहती है जुनसो आज से जी फैमिली के सारे घर के फैसले तो रिया लेगी और तुम तो हिम्मत भी मत करना मेरी बहू को परेशान करने की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जुनसो कहता है दादी मैं समझ गया। अब वो रिया को आराम करने के लिए कहती है और रिया चाहती कि तभी जुनसो उसे रोकता है, कहता है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो तो रिया को गोद में उठाता है। अब ये दादी बहुत ही खुश होती और डीएनए की रिपोर्ट को वो तो देखती है और याद करती है जहाँ पर उन्होंने पढ़ा था कि रिया का बच्चा तो जुनसो का है। कहती मैं जानती हूँ कि जुनसो ही उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। और वापस इन दादी का कहती देखो ना मैंने तो बेवजह अपनी इतनी प्यारी बहू पर शक किया, मुझे अपनी बहू की केयर करनी होगी। और रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देती और यहाँ से जहाँ जुनसो रिया को रूम में लेकर आ जाता है वो कहती बॉस थैंक यू। वो कहता है बॉस की, रिया कहती हबी थैंक यू। अब यहाँ पर जुनसो रिया को गिफ्ट देता है जिसमें तो स्ट्रेच मार्क वाला ऑयल होता है। वो कहते आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो जुनसो कहता है डॉक्टर ने बोला था इसे लगाने से तुम्हें स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। रिया कहती थैंक यू। कि जुनसो कहता है अपने कपड़े उठाओ। वो कहता है आप क्या करना चाहते हो? तो जुनसो कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तो फिर मेरी ड्यूटी हुई ना तुम्हारी सेवा करने की। वो कहती मैं ऑयल खुद से लगा सकती हूँ ना। कि जुनसो कहता है मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो शर्ट ऊपर करने जाता है कि तब यहाँ पे दादी आ जाती और जुनसो पर काफी गुस्सा करती, कहते तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि रिया माँ बनने वाली। जुनसो कहते दादी मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अब दादी यहाँ पर जुनसो के लगा देती है कि रिया उन्हें तो रोकती है। फिर आगे सीन आधे घंटे बाद का। वो कहती क्या आपको पेन हो रहा है? कि जुनसो कहता है तुम्हें क्या लगता है? रिया कहती सॉरी मैं आपको ना बर्फ लगा देती हूँ। कहते भी जुनसो उसे रोकता है और बच्चे के बारे में वो तो पूछता है। तो रिया बताती एक्चुअली उस रात ना मैं सिटी आई थी पर गलती से मैं गलत रूम में चली गई और वहाँ मैं तो काफ़ी थकी थी और सोने के बाद मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ किसी मैन के साथ, पर वो सपना तो नहीं था। और वो रूम के बारे में पूछता है तो रिया बताती उस रूम की तो काफ़ी सजावट हुई थी और वो काफ़ी बड़ा भी था। अब सारी बातें सुनने के बाद तो जुनसो कहता है जैसा कि रिया ने कहा इसकी बातों से लगता है कि वो मेरे रूम की बातें कर रही थी। और वो रूम को याद करता है और कहता है बताओ वो मैन दिखने में कैसा था? तो रिया कहती मुझे नहीं पता, उस रात मैं काफ़ी थक चुकी थी, उसका फेस मुझे याद नहीं, पर हाँ उसकी बॉडी ना आपकी तरह ही। तो पता है जब मैं सुबह उठी तो मुझे इंटरव्यू जाने में काफ़ी जल्दी थी तो मैंने फेस नहीं देखा, लगा सपना है। फिर बाद में पता चला एक मंथ बाद कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। जुनसो को तो शक होता है, सोचता है सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। उस रात मेरा सपना सच तो नहीं था ना, और वो लड़की रिया तो नहीं थी। कि तब यहाँ पर दादी आ जाती है और वो तो रिया की बहुत ही केयर करती है। रिया को यहाँ पर वो तो पीने के लिए सूप देती है और बेचारा जुनसो दादी को तो मुँह लटका के दिखाई जा रहा होता है। नेक्स्ट डे जहाँ पे दादी रिया के लिए तो ढेर सारे महंगे कपड़े मंगवाती है और कहती रिया आज से तुम रोज एक नया कपड़ा पहनोगी और कंपनी जाओगी। अब रिया जुनसो को देखती है कि जुनसो तो हाँ में सिर हिलाता है। अब रिया यहाँ पर तो प्राइस को पढ़ती है और कहती क्या ये एक ड्रेस की प्राइस तो 90,000 है। उसे तो चक्कर आने लगते हैं कि तभी जुनसो उसे पकड़ता है और दादी कहती संभाल के, ये बस मेरी तरफ से तोहफा है। कि रिया मना करती है तो दादी कहती सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम पर शक किया कि बच्चा जुनसो का नहीं है और डीएनए करवाया, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और ये तोहफा प्लीज़ तुम ले लो, वरना मैं ना बहुत ही गिल्टी फील करूँगी। और तभी रिया तो जुनसो को देखती है और इशारे में कहती है कि दादी को लगता है कि बच्चा आपका है। उन्हें पता चला कि बच्चा आपका नहीं है तो कितनी दुखी होगी ना। कि तभी जुनसो सोचता है दादी वैसे रिया को बहुत ही पसंद करती, अगर रिया मेरी वाइफ बनी तो कोई परेशानी तो वैसे भी नहीं होगी, आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। अब दादी के फोर्स करने पे रिया तो ड्रेस को चूज करती। फिर आगे सीन जहाँ पे जुनसो तो डस्टबिन में से डीएनए रिपोर्ट को निकालता है और पढ़ने जाता है कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और मीटिंग में जाने की बात करता है। कि जुनसो सोचता है ये बच्चा मेरा नहीं है, फिर मैं डीएनए की रिपोर्ट को क्यों देख रहा हूँ, और रिपोर्ट को वो रख देता है। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर सरोंटा आती और वो तो बुक के साथ में डीएनए की रिपोर्ट को भी उठा लेती है और उसे ले जाकर जुनसो के रूम में रख देती है। फिर आगे सन ऑफिस का जहाँ पर रिया सोचती मुझे दादी माँ ने कि इतनी महंगी ड्रेस दे दी ना, मुझे इसे संभाल के रखना होगा। कि तभी वहाँ पर तो मैनेजर आ जाती और वो तो रिया पर गुस्सा करती है कि तुम तो गाँव की गवार हो ना, तुम्हारे पास इतने महंगे ड्रेस कहाँ से आए? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस फेक कपड़े को पहन के मिस्टर जुनसो को अपने प्यार में फंसा पाओगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। कि रिया कहती किसने कहा कि मैं उन्हें प्यार में फंसाना चाहती हूँ?
और मैनेजर यहाँ पर तो रिया को बातें सुनाती है कि मिस्टर जोन्स तुम जैसे पर्सन को हेट करते हैं जो कि उनके पीछे गलत इरादे लेकर जाती है। तो रिया भी उसे बातें सुना देती है कि सब कोई आपकी सोच का नहीं होता और मैं कंपनी में पैसे कमाने आई हूँ, ना कि बॉस को फंसाने। मैनेजर गुस्से में कहती है तुम ज़्यादा सपने मत देखो। मिस्टर जोन्स की सगाई तो पहले से मिस नियान से हो चुकी है जो कि उनकी बचपन की फ्रेंड है और वो विदेश से वापस आने वाली, देखना दोनों की शादी हो जाएगी। तब रिया सोचते क्या उनकी सगाई हो चुकी है इसलिए तो उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, वो भी 3 महीने की। और तब यहाँ पर तो एचआर आती और कहती यहाँ पर क्या तमाशा लगा रखा है क्या पे। मैनेजर तो रिया की शिकायतें करती कि वो तो रिया को जॉब से निकाल देती है। अब रिया तो जाने से मना करती है, कहती मैंने कोई गलती की नहीं तो फिर मुझे जॉब से निकाला क्यों जा रहा है। तो मैनेजर कहती हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर तो जुनसो आता है, कहता है वहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्रेटरी कहता है बॉस लगता है कि मैम को सब परेशान कर रहे हैं। कि तभी वहाँ पर जुनसो जाता है और वहाँ मैनेजर सिक्योरिटी को बुलाती कि तभी जुनसो गुस्से में चिल्लाता है रुको और पूछता है बताओ क्या हो रहा है। तो मैनेजर कहती हम तो रिया को जॉब से निकाल रहे थे। कि वो काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है किसने कहा कि तुम मेरे पर्सन को जॉब से निकाल सकते हो बिना किसी वजह के। कि तभी एचआर कहती कि मैनेजर ने रिया की शिकायतें की थी। अब यहाँ पर मैनेजर तो चुप हो जाती, कुछ बोल ही नहीं पाती कि जुनसो उसे तो जॉब से निकाल देता है और रिया को तो ऑफिस में आने के लिए कहता है। फिर आगे से ऑफिस का जुनसो कहता है तुम ठीक हो ना। कि वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, पर बेवजह मेरे पीछे क्यों पड़े थे। तो जुनसो कहता है मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें जॉब से निकाल नहीं सकता बिना किसी गलती के। तो रिया कहती है बॉस थैंक यू और सोचती है तो कितने कोल्ड हार्ट के पर्सन है ना, पर हमेशा मेरी हेल्प करने तो आ ही जाते हैं। और कहती नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, वैसे भी मेरी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना और 3 महीने बाद ये तो रिच फैमिली की लड़की से शादी करने वाले हैं, मुझसे प्यार क्यों करेंगे। कि तभी जुनसो कहता है कुछ हुआ है क्या। वो कहती कुछ नहीं, 3 महीने बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म होने वाला है ना, तो मैं आपकी हमेशा हेल्प नहीं ले सकती। तो जुनसो कहता है गुस्से में रिया तुम्हें डिवोर्स की इतनी जल्दी है। कि वो कहती है डिसाइड तो यही हुआ था ना, वैसे भी मैं तो सिटी में बस जॉब करने आई थी और मैं आपको पसंद भी नहीं करती ना और चाहती कि तभी जुनसो उसे पकड़ लेता है, कहता है बोलो तुमने क्या कहा। तभी रिया सोचती अगर आपकी फियांसे ना होती और मैं माँ ना बनने वाली होती तो शायद मैं आपसे प्यार करती। कि तभी यहाँ पर नियान तो चिल्लाते हुए आ जाती है सरप्राइज और वो देखती है रिया को, कहती यहाँ क्या चल रहा है। तो जुनसो गुस्से में कहता नियान तुम बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर कैसे आ गई। तभी रिया सोचती अच्छा तो ये नियान है, कितनी ब्यूटीफुल है ना। अब नियान कहती जुनसो लड़की कौन है। कि तभी रिया चाहती कि जुनसो उसे रोक लेता है और कहता ये मेरी वाइफ है। अब नियान तो गुस्सा करती है, कहती हम दोनों बचपन के दोस्त थे और शादी हमारी होने वाली थी, तुमने शादी कैसे कर ली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कि जुनसो गुस्से में कहता है नियान जबान संभाल के बातें करो, मैं शादीशुदा पर्सन हूँ। अब नियान तो गुस्सा करती, कहती क्या लड़की तुम्हारे काबिल है। तो जुनसो कहता है मेरी वाइफ की इंसल्ट करना तुम्हें काफ़ी महंगा पड़ेगा। कि तभी नियान उसके हाथों को पकड़ती है और कहती मैं तुम्हारी दोस्त थी ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कि वो कहता है दूर हटो। तो नियान कहती मैं जानती हूँ कि तुम कितने सीधे साधे हो और इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार में फंसा लिया है। और रिया से गुस्से में कहती कि तुम मेरे जुनसो से दूर रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी औकात भी है जुनसो के साइड में खड़े होने की। कि रिया सोचती है मैं तो वैसे भी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना, मैं इनके काबिल नहीं हूँ। और कहती मैं चाहती हूँ कि तभी जुनसो रिया को रोक लेता है और कहते तुम्हें नहीं बल्कि नियान को यहाँ से जाने की ज़रूरत है, आज के बाद तुम मेरे सामने मत आना। अब वो तो नियान की इंसल्ट कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब नियान तो गुस्सा होके चली जाती है। कि जुनसो कहता है रिया से डोंट वरी, उसकी सारी बातों को भूल जाओ। कि तभी रिया कहती पर लड़की आपसे बहुत ही प्यार करती है। जुनसो कहता है इससे मुझे क्या लेना देना। तब रिया सोचती मुझे होश में आना होगा ना, भले मिस्टर जुनसो और मिस नियान के बीच में कोई प्रॉब्लम हो लेकिन मेरी और मिस्टर जुनसो की शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, ये मेरे कभी हो ही नहीं सकते ना, मैं इनसे प्यार नहीं कर सकती। उसके हाथों को हटाती है, कहती बॉस मुझे काम पर जाना है। और तभी जुनसो कहता है रिया क्या तुम हमेशा के लिए मेरी वाइफ बन सकती हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती। फिर आगे से रात कहाँ जहाँ पर रिया बार बार खुद से कहती कि वो जुनसो से प्यार नहीं कर सकती और कहती बेबी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा कौन है, बट डोंट वरी मैं भी तो ऑर्फन हूँ ना, मेरी फैमिली तो है ही नहीं और बस तुम ही हो जो मेरी फैमिली हो। तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे कमाऊंगी और हम दोनों साथ में तो काफ़ी हैप्पी रहेंगे। और तभी अपने बैग में से तो अपने फाइल्स को निकालती जिसमें उसके डिज़ाइंस होते हैं। कहती मैं तो भूल गई थी कि मैं तो जी ग्रुप में ज्वेलरी डिज़ाइनर की पोस्ट के लिए आई थी, पर मैं तो बॉस की सेक्रेटरी बन चुकी हूँ।
पर मुझे अपने काम को कंटिन्यू करना होगा ना, और वो डिज़ाइंस बनाना यहाँ पर तो स्टार्ट कर देती है। और तभी कुछ घंटे बाद वहाँ पर जुनसो आता है, कहते बताओ तुम क्या कर रही हो, और वो डिज़ाइंस को तो देखता है और वो तो लेने जाते कि जुनसो कहते क्या तुमने इसे बनाया है, तो वो कहती वापस करो। हाँ मैंने बनाया है। तो जुनसो कहता है सच में तुम काफ़ी क्रिएटिव पर्सन हो। रिया कहती क्या आपको पसंद आया कि बस यूं ही कह रहे हो, तो जुनसो कहता ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छा है, क्या तुम डिज़ाइनर बनना चाहती हो, तो जिया कहती हाँ बचपन से ही सपना था। मैं जब ऑर्फन में थी ना तब वहाँ पर मुझे तो ज्वेलरी डिज़ाइन की बुक मिले थे और मैंने वहाँ से डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट कर दी थी, इसलिए तो मैं जी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। पर सारी बातें जाने दो, मैं सेक्रेटरी बनकर भी बहुत ही खुश हूँ। तो वो कहता है तुम्हारे पास सच में काफ़ी टैलेंट है, बस तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और वो रिया को तो अपना डिज़ाइनिंग का सपना पूरा करने के लिए कहता है कि रिया यहाँ पर काफ़ी खुश होती है। कहती सच्ची, तो जुनसो कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे टैलेंट को मैं वेस्ट होने नहीं दे सकता। तो रिया कहती थैंक यू सो मच, पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ें की है। कि तभी जुनसो कहता है आज से तुम बेड पर सोओगी। वो कहती नहीं सोफ़ा ठीक है, कि जुनसो कहता है बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर वो तो सोफे पर सो जाता है। नेक्स्ट डे जहाँ पर रिया तो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर उसकी सुपरवाइज़र तो काफ़ी गुस्सा होती है। कहती तुम्हारी वजह से ही तो मैनेजर को जॉब से निकाला गया था ना, आज से तुम मेरे लिए काम करोगी और जो कहूँगी वही करोगी। उससे वो तो जानबूझ के ढेर सारी फाइल्स देती है और कहती एक दिन में सारी फाइल्स को कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर रिया काम करना स्टार्ट करती है कि तभी शाह कहती है मैं भी यहाँ पर काम करती, बताओ कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो रिया कहती नहीं थैंक यू। तो वो कहती पता है सरप्राइजर जाऊँ जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रही है, ये सारा काम एक दिन में कोई ख़त्म नहीं कर सकता। रिया अपने डिज़ाइंस को निकालती है कि शाह कहती क्या मैं इसे देख सकती हूँ। अब यहाँ पर सब रिया के डिज़ाइंस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते, कहते सच में कितना गॉर्जियस और ऑसम है ना। सब रिया की तारीफें करते हैं। कि तभी यहाँ पर शाह आती है, सब पर गुस्सा करती है और जान को कहती है कि तभी शाह बताते रिया को कि नेक्स्ट वीक कंपनी में तो डिज़ाइनिंग का कंपटीशन होने वाला है और जीतने वाले को तो 1 लाख का इनाम मिलेगा। अभी सुनकर तो रिया काफ़ी खुश होती है और बोलती पर डिज़ाइन इतनी खास भी नहीं है ना। तो शाह कहती ऐसे कैसे, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और मुझे तुम पर काफ़ी भरोसा है। यहाँ पर वो तो रिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, दोनों के यहाँ पर दोस्ती हो जाती। अभी सारी बातें यहाँ पर तो झाव सुनती है और कहती तुम जीत नहीं सकती, इसे मैं तो जॉब से निकाल के रहूंगी। आगे सीन घर का जहाँ पर रिया तो जुनसो के स्टडी रूम में होती है और वो डिज़ाइंस को निकालती कि तभी वो वहाँ पर डीएनए की रिपोर्ट्स को ही देख लेती बुक के अंदर, जो कि नीचे गिर जाती। अब वो तो ओपन करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर तो जुनसो आता है कि वो तो रिपोर्ट्स को जुनसो की फाइल में रख देती है। वो कहता है बताओ क्या हो रहा है। वो कहती कुछ नहीं, बस डिज़ाइंस बना रही थी। तो अपने ज्वेलरी के रिबर्थ के बटरफ्लाई के आइडियाज़ को बताती है, डिटेल्स में समझाती है कि जुनसो कहते सच में तुम ना काफ़ी स्मार्ट हो। और वो रात को काम करने की बातें करती है कि तभी यहाँ पर जुनसो भी चेयर लेकर आ जाता है और कहते मैं भी तुम्हारे साथ में बैठूंगा। फिर आगे जहाँ रिया काम कर रही होती है और जुनसो उसे तो देख रहा होता है। और यहाँ सीन नियान का जहाँ उसे मिलने झाव आती है, कहती है मैं तो जुनसो की फियांसे हूँ और मुझे पता कि रिया ने तो जुनसो को अपने प्यार में फंसा रखा है बस पैसों के लिए। वो तो रिया को सबक सिखाने की और झाव को प्रमोशन देने की बात करती है। यहाँ से जहाँ पर रिया डिजाइन्स बनाते बनाते सो जाते कि डिजाइन्स को जुनसो देखता है और कहता है सच में डिजाइन्स कितनी ज्यादा अच्छी है, पक्का रिया जीतने वाली है। अब वो तो रिया को गोद में उठाता है क्योंकि कहते डिजाइन्स अभी पूरी नहीं हुई है। तो जुनसो कहता है बाद में पूरी हो जाएगी, अभी सोने का टाइम है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर रिया अपने डिजाइन्स को देती झाव को सबमिट करने के लिए हेड डिपार्टमेंट में। अब झाव कहती कल विनर की अनाउंसमेंट हो जाएगी और वो रिया के ज़्यादातर डिज़ाइंस को देखती है और कहती रिया सच में कितनी टैलेंटेड है ना, अगर रिया कंपटीशन जीत गई तो वो तो डायरेक्टर बन जाएगी, मैं क्या करूँगी। और यहाँ पर वो नियान की बात याद करती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूँ। और वो यहाँ पर नियान को फ़ोन करती है। फिर नेक्स्ट डे रिया को मालूम होता है कि कंपटीशन की विनर तो झाव है। यहाँ वो उदास हो जाती है कि शाह कहती जाने भी तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। कि तब यहाँ पर झाव आती है, बोलती रिया से कि तुम्हें और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो रिया कहती है थैंक यू झाव। और आगे जहाँ पर शाह तो विनर के डिज़ाइंस को दिखाती है कि रिया कहती पर डिज़ाइंस तो मेरी थी, इस पर मिस झाव का नाम कैसे हो सकता है। शाह कहता है मतलब कि झाव ने तुम्हारी कॉपी की है। और यहाँ से जुनसो ऑफिस का सेक्रेटरी बताता है कि फर्स्ट प्राइज तो मिस झाव को मिला है। उनके डिज़ाइन का नाम था ब्रेकिंग कोकून। तो जुनसो कहता है वैसे भी झाव को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है ना, वैसे इसमें क्या रिया का नाम नहीं है। तो सेक्रेटरी कहता है नहीं,
वो टॉप 3 में तो नहीं है कि यहाँ पर वो तो डिज़ाइंस देखने की बातें करता है। कहता है डिज़ाइंस तो मैंने देखा था, रिया की है। सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब कि मिस झाओ ने मिस रिया की कॉपी की है। अब यहाँ पर जोनसो सबको रूम में बुलाने के लिए कहता है और यहाँ से रिया गुस्से में कहती झाओ से कि तुमने मेरी कॉपी की। अब बहुत सारी बातें मानने से मना करती, कहती तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो। रिया की इंसल्ट करती कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और रिया और झाओ को बुलाता है और ऑफिस में जोनसो कहता है मिस झाओ बताओ डिजाइन्स क्या तुम्हारी है। तो झाओ कहता है ऑफ कोर्स, इसे बनाने में मुझे तो 1 वीक लगा था। अब वो इन्फॉर्मेशन बताना स्टार्ट कर देती है। तो रिया कहती इसकी सारी बातें झूठ, डिजाइन्स तो मेरी थी, मैंने सबमिट करने के लिए मिस झाओ को दिया था। तो झाओ यहाँ पर प्रूफ की बातें करती है। तभी जोनसो कहता है मैंने खुद डिजाइन्स को रिया को बनाते हुए देखा था, डिजाइन्स तो रिया की है। झाओ कहती बॉस मैं जानती हूँ कि मिस रिया आपकी पर्सन है, इसलिए आप उसकी साइड से बातें कर रही हो, पर ये तो गलत है ना। मैं 10 साल से कंपनी में जॉब कर रही हूँ। अब यहाँ पर उल्टा वो तो जोनसो की बातें सुनाती है। तो जोनसो कहता है सच कहो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस फुटेज तो आ चुकी है और यहाँ पर दिखाता है। जहाँ पर झाओ अपने डॉक्यूमेंट से रिया के डॉक्यूमेंट्स को चेंज करती है और सेक्रेटरी कहता है रात को सबके जाने के बाद ही इसने मिस रिया के डॉक्यूमेंट्स को चुरा के अपनी जगह पे रखा था। तो झाओ कहते सब करने के लिए मुझे तो मिस नियान ने कहा था और माफ़ी मांगती है कि यहाँ पर जोनसो उसे तो जॉब से निकाल देता है। अब यहाँ पर रिया तो जोनसो को थैंक यू बोलती है। तो जोनसो कहता है अब कंपटीशन के हिसाब से तो तुम विनर हो ना और तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। वो तो काफ़ी खुश होती है अपने नए प्रमोशन से और कहती वैसे इन सारी बातों के पीछे तो मिस नियान का हाथ है ना। उन्हें लगता है आपकी और मेरे बारे में गलतफहमी हो चुकी है, तो क्या मैं उन्हें सारी बातें जाके बता दूँ कि हमारा डिवोर्स होने वाला है ना 3 महीने बाद। तब जोनसो तो गुस्सा आता है, कहता है रिया तुम मेरी बातों से दूर रहो तो अच्छा होगा। तो रिया माफ़ी मांग के चली जाती है। कि जोनसो कहता है रिया अगर मैं तुम्हें डिवोर्स ना देना चाहूँ तो क्या तुम्हारी हाँ होगी। और यहाँ से रिया कहती मैं जब भी नाम लेती हूँ मिस नियान का वो मुझ पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। डिवोर्स के बाद वैसे भी वो तो मिस नियान से शादी करने वाले हैं ना। और ऑफिस में सब तो रिया को बधाई देते हैं कि यहाँ पर शाओ तो पार्टी मांगती है कि रिया तो शाओ को ट्रीट देने की बात करती है। फिर आगे सीन कैफे का जहाँ सेक्रेटरी कहता है मिस नियान तो आ चुकी है। फिर नियान तो बहुत ही खुश होती, कहती फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। उसके हाथों को पकड़ती है कि जोनसो अपने हाथों को हटा लेता है और गुस्से में कहता है तुम मेरे और रिया के बीच में आना बंद कर दो, मुझे तुम्हारी और झाओ की सारी बातें पता है। अब वो बहाना करती कि मैं कुछ नहीं जानती। तो जोनसो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है नियान तुम्हारे शू फैमिली को बर्बाद करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। अब नियान तो गुस्सा होती, कहती क्या तुम उस लड़की के लिए शू फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो। तो जोनसो कहता है तुम ट्राई करके देख लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तभी नियान उसे रोकती है, कहती है रिया में से क्या खास बात है। जोनसो कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरी बीवी है, मेरी पहली और आखिरी वुमेन मेरी लाइफ की। आज की बात मेरे सामने मत आना। और गुस्से में चला जाता है कि यहाँ पर नियान काफ़ी गुस्सा होती है। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर दादी और रिया तो जोनसो का वेट कर रहे होते। अब जोनसो का आते रिया उसके पास जाती है, कहती है आपको आने में लेट हो गया, आपने खाना खाया। कि वो कहता है हाँ। तो रिया उसके पास आती है, कहती है थैंक यू आज की हेल्प के लिए। तो जोनसो कहता है जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ है। तभी रिया कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा हो कि मैंने मिस नियान की बातें की आपसे। जोनसो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ और चाहता है कि वो कहती पक्का ही गुस्सा है। उसके पीछे भागती कि वो कहता है रिया संभाल के तुम माँ बनने वाली हो और उसे वो तो रूम में लेकर जाता है। फिर भी दादी कहती मेरा पोता सच में से कुछ नहीं आता, प्यार करता है तो फिर इसे बताना चाहिए ना। फिर आगे सीन रूम का जहाँ पर रिया कहती बताओ ना आप मुझ पर गुस्सा हो ना। वो कहता है नहीं। अब रिया पर जिद करती बातें करने की कि वो गुस्से में कहता है तुम नहीं जानती कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। तो रिया कहती मैंने ये बात की कि मैं नियान को जाके बता दूँ हमारे शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बस यही ना। पर मैंने जो कहा आपके भले के लिए कहा ना, मैंने क्या गलत किया। जोनसो कहता है रिया हम दोनों कितने महीनों से साथ में हैं, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स नहीं है। रिया कहती फीलिंग्स। या जोनसो की बातों की याद करती कि जोनसो हमेशा उसकी कितनी केयर करता है और सोचती है कि जोनसो आपको नहीं पता कि मैं आपसे तो बहुत पहले से ही प्यार करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, पर ये बच्चा तो किसी और का है ना। और आपने मेरी हमेशा कितनी हेल्प की है, आपका फ़ायदा मैं और उठा नहीं सकती ना। और चुप होते कि जोनसो गुस्से में कहता है ठीक है तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो सोने की बात करता है। किसी ऑफिस में जहाँ पर रिया कहती रात को वो मुझ पर कितना गुस्सा थे ना, लेकिन क्या बात है कि तभी वहाँ पर तो रियान को चक्कर आते हैं कि रिया उसके पास जाती है कि वो कहता है मेरा लो ब्लड शुगर हो चुका है, क्या तुम्हारे पास कैंडी है। कि यहाँ पर रिया उसे तो कैंडी देती है।
और कहती वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, आप खा सकते हैं। वो कहता है थैंक यू इस कैंडी के लिए। कि तभी वो तो टाइम को देखते कहते अरे मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। और वहाँ से वो तो भागते जाती है कि तभी फयान बोलता है दादी ने कहा था मुझे जॉब करनी होगी, लगता है ये जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आगे किसी ऑफिस का जहाँ पर सेक्रेटरी सबको न्यू डायरेक्टर यानी कि फयान से मिलवाता है। अब यह फयान तो रिया को हेल्प के लिए थैंक यू कहता है कि शाह कहती वैसे डायरेक्टर काफ़ी हैंडसम है, क्या तू चांस मारना चाहेगी। कि रिया कहती चुप रहो। और यासिन जुनसो कहते दादी आपने फयान को मेरे ऑफिस में क्यों भेजा, उसे जॉब की क्या ज़रूरत है मेरे ऑफिस में। तो दादी कहती है इसके पास एक्सपीरियंस तो है ना और रिया को तो गाइड कर सकता है। मैंने तो बस फयान को रिया का न्यू टीचर बनाने के बारे में सोचा है। तो यहाँ पर जुनसो गुस्सा होता है। तो दादी कहती क्या तुम जेलस हो। कि तभी अपने सामने तो फयान को रिया से बातें करता हुआ देखता है, जहाँ पर फयान तो रिया के साथ में लंच करने की बातें करता है। अब वो हाँ कहने चाहती कि तभी जुनसो कहता है उसके पास टाइम नहीं है। तभी फयान कहता है बॉस बहुत दिनों बाद मिले। कि वो तो हाथ मिलाने से अवॉइड करता है और जुनसो तो रिया को नया काम देता है। अब उसके चाहते फयान तो रिया को किसी और दिन ट्रीट देने की बातें करता है कि रिया उसे यहाँ पर थैंक यू कहती और गुस्सा होती जुनसो पर बेवजह मुझे इतना सारा काम दे दिया, वो भी अपने हिस्से का। फिर आगे सीन जहाँ पर रिया तो काम सबमिट करके जुनसो को देने चाहते। जुनसो कहते तुमने तो डिज़ाइंस को काफ़ी अच्छा बनाया है, थैंक यू। पर रिया तो गुस्सा आती सोचती पर काम के चक्कर में मैंने तो खाना नहीं खाया। कि तभी यहाँ पर जुनसो तो साथ में खाना खाने की बात करता है। कहता है दादी ने घर से खाना भिजवाया है और हाँ आज से तुम हर रोज़ मेरे साथ में खाना खाओगी। वो कहती क्या हर रोज़। तो जुनसो कहता है क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है। तो रिया कहती पर सब करने की क्या ज़रूरत है। तो जुनसो कहता है तुम माँ बनने वाली हो ना और तुम्हें हेल्दी खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर का खाना खाने से ना हेल्थ ख़राब होती है। कि रिया सोचती इन्हें मेरी हेल्थ की कितनी फिक्र है ना। अब जुनसो तो रिया को खाना सर्व करता है। फिर आगे सीन जा खाना खाने के बाद वो तो साथ चलने की घर बात करता है। कि रिया कहती पर मुझे तो डायरेक्टर फयान ने इनवाइट किया था डिनर पे। जुनसो कहता है क्या फिर से फयान आ गया। तो रिया कहती है आपने लंच टाइम तो ले लिया ना, तो उन्होंने मुझे रात को इन्वाइट किया। अब जुनसो काफ़ी जेलस होता है। अब बोलता है दादी ने कहा है कि 7 बजे से पहले घर जाना है। तो रिया कहती पर 7 बजे काफ़ी जल्दी होगा ना। तो जुनसो कहता है कोई बात नहीं मेरे पास एक आइडिया है। फिर आगे सीन जहाँ पर वो भी तो रिया के साथ में फयान से मिलने जाता है और कहता है कोई बात नहीं डिनर के पैसे मैं तो पे कर सकता हूँ ना। फिर आगे सीन होटल का जहाँ पर फयान कहता है मिस्टर जुनसो आप यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है क्यों मैं नहीं आ सकता, रिया मेरी एम्प्लॉय है। तो फयान कहता है आपको एम्प्लॉय की तो काफ़ी ज़्यादा केयर है। तो जुनसो गुस्से में कहता है तुम्हें भी तो अपने टीम मेंबर्स की बहुत ही केयर है ना, इसीलिए तो तुम बस रिया को डिनर पर इनवाइट कर रहे हो। तभी रिया कहती मुझे भूख लगी है। अब फयान तो रिया को ऑर्डर करने के लिए कहता है। तो जुनसो तो फाइल को ले लेता है और कहता है रिया ठंडा खाना नहीं खा सकती, उसे तो हेल्दी खाना खाना है। और वो रिया के लिए फूड को ऑर्डर करता है। और फिर डिनर के बाद जहाँ पर फयान कहता है यहाँ पर काफ़ी ठंड है ना और कोट देने जाता है। कि तभी जुनसो अपने कोट से रिया को कवर कर देता है। तो फयान कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो जुनसो कहता है रहने दो, ये मेरे साथ जाने वाली है। अब रिया तो फयान को बाय कहती है। तो फयान कहता है कि जुनसो तो जी ग्रुप का ऑनर है पर इतना नहीं कह सकता रिया से कि ये उससे प्यार करता है। जुनसो मैं तो बस तुम्हारे यहाँ पर हेल्प करने आया था, मुझे ब्लेम मत करना। फिर आगे सीन जहाँ पर दादी कहती है रिया को क्या हुआ। जुनसो कहता है वो कार में सो चुकी थी तो मैं से लेकर आ गया। अब वो तो रिया को रूम में लेकर आता है। जहाँ पर रिया कहती फिर से मुझे तो हैंडसम मैन के सपने आने लगे हैं। तो जुनसो कहता रिया देखो ये कौन है, ये मैं हूँ। रिया कहती हाँ मैं जानती हूँ कि आप तो जुनसो हो ना, आप हमेशा मेरी कितनी केयर करते हो और पता है आपको देखते मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है। इसे कहते किसी से प्यार करना। कि जुनसो कहता है फिर से कहो। तो रिया कहती पता है ना 3 महीने बाद हमारी शादी तो ख़त्म हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो आप मेरे पति नहीं रहोगे ना, और ये बच्चा भी तो आपका नहीं है तो मैं आपसे प्यार कैसे कर सकती हूँ। आपका फ़ायदा उठाना गलत होगा ना। काश ये बच्चा आपका होता और हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ना होती। तो जुनसो कहता है रिया अगर मैं कहूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज में बदलना चाहता हूँ तो, और इस बच्चे को मैं अपना नाम देना चाहता हूँ। तो वो कहती है उसके फेस को पकड़ के कि सच में आप ना सबसे काइंड पर्सन हो, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। और यहाँ पर वो तो जुनसो को किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर रिया को होश आता है उसके हाथों में तो आवी ड्रॉप्स लगी होती है। वो कहती क्या हो रहा है। तो जुनसो कहते तुम्हें कल रात को काफ़ी बुखार था, तुम्हारा बुखार ख़त्म हो चुका है।
और याद करता है जहाँ रात को वो तो उसे किस करता है और कहता है रिया तुम्हें इतना बुखार कैसे हो सकता है। अब रिया तो बेहोश हो जाती है और जुनसो डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाता है। फिर वापस से रिया का कहती है मुझे बुखार था पर मुझे कोई बात याद क्यों नहीं, क्या मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा कहा। तो जुनसो कहता है उसे चिढ़ाते हुए कि तुमने कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं चाहती बल्कि तुम मुझसे असली की शादी करना चाहती हो। रिया कहती क्या मैंने ऐसा कहा। तो जुनसो कहता है हाँ तुम्हें याद नहीं। रिया कहती नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। अब जुनसो डिसअपॉइंट होता है, कहता है क्या तुम रात की कोई भी बात याद नहीं। तो रिया कहती नहीं कार की बात क्या हुआ था कि वो कहता है मैंने दो और सोचता है कल रात को इसने कहा कि ये मुझसे प्यार करती है और इसने मुझे किस भी किया और अभी सारी बातें भूल चुकी है। रिया सच में तुम कितनी हार्टलेस पर्सन हो। वो कहती कहाँ जा रहे हो। तो जुनसो कहता है ऑफिस जा रहा हूँ। रिया कहती कमाल ये फिर से गुस्सा क्यों हो गए। फिर आगे किसी ऑफिस का जहाँ फयान कहता है रिया तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती बस थोड़ा सा बुखार था अभी ठीक हुई कि तभी फयान जुनसो को आता हुआ देखता है और रिया को टच करने जाता है कि रिया तो पीछे हट जाती है और फयान तो रिया को घर जाके आराम करने के लिए कहता है। कैटरी कहते बॉस हमेशा मिस्टर फयान तो मिस रिया से बातें करने का बहाना खोजते हैं। अब रिया कहती मैं ठीक हूँ कि तभी वहाँ पर जुनसो आता है और गुस्से में कहता है फयान काम का टाइम है और तुम यहाँ पर बातें क्यों कर रहे हो। तो फयान कहते हैं मुझे तो बस रिया की हेल्थ की फिक्र थी। तो जुनसो कहते गुस्से में रिया तुम मेरे साथ चलोगी ऑफिस में। उसे लेकर वो चला जाता है। फिर किसी लिफ्ट का जहाँ पर शाम मैसेज करती कि हम सब ने तेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है तो जल्दी से आ जा। तो रिया कहती ठीक है कि तभी जुनसो उसके पास जाता है। वो कहती क्या है। तो जुनसो कहता है तुम्हें तो फयान से फ्लर्ट करने का मन करता है ना। तो रिया कहती कैसी बात कर रहे हो, मेरे उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जुनसो जलसे में कहता है कान खोल के सुन लो कि मेरा तुम्हारा डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है, तुम किसी मैन से बातें नहीं कर सकती। रिया कहती क्या आप जेलस हो। तो जुनसो कहता नहीं किसने कहा। रिया तो चिढ़ाती कहती सच में आप तो जेलस हो, मान क्यों नहीं लेते। कि तभी जुनसो उसके पास जाता है और कहता है मैंने कहा ना कि मैं नहीं हूँ। तो वो कहती ठीक है तो मुझ पर गुस्सा क्यों हो, हम दोनों ऑफिस में, मैंने कहा कि दूर हटो किसी ने देख लिया तो। और लिफ्ट के बाहर तो सबके हाथों में फूलों का बुके होता है। जैसे लिफ्ट खुलती है वो तो सामने जाते हैं, कहते रिया सरप्राइज के सामने जुनसो होता है। अब वो तो चला जाता है कि तभी शाह कहती हम तुझे प्रमोशन के लिए तो बधाई देना चाहते थे लेकिन यहाँ पर मिस्टर जुनसो कैसे आए, तूने बताया क्यों नहीं। तो रिया कहती सॉरी मैं भूल गई। कि शाह कहती वेट तेरे लिप्स को क्या हुआ है, इसमें सूजन कैसे आई। तो रिया कहती कुछ नहीं बस ना किसी मॉस्किटो ने बैठ किया था। तो शाह कहती कोई बात नहीं चल मेडिसिन लगा देते हैं। फिर आगे सीन कैफेटेरिया का जहाँ पर रिया सोचती है हमारी बस तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना तो फिर उन्होंने मुझे किस क्यों किया, कहीं वो मुझसे प्यार नहीं करते ना। कि तभी वहाँ पर फयान आता है और उसकी बातें सुनता है और कहता है मिस रिया क्या बात है आपके लिप्स को क्या हुआ। वो कहती एलर्जी हो चुकी है और वहाँ से चली जाती है। कि तभी फयान कहता है लगता है कि दादी का मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। और तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस फयान आपसे बॉस मिलना चाहते। फिर आगे सीन ऑफिस का जहाँ पर जुनसो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है फयान काम से काम रखो और तुम रिया के पास नहीं जाओगे, उससे दूरी बनाए रखो। तो फयान कहता है मिस्टर जुनसो रिया कितनी क्यूट है और इनोसेंट है, मैं उसे पसंद करता हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है। कि जुनसो तो गुस्सा होता है और फयान कहता है रिया भी सिंगल है और मैं भी तो सिंगल हूँ ना, तो उसे पाने के चांस मैं कैसे खो सकता। कोई जुनसो गुस्से में चिल्लाता है फयान मैंने कहा कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, अगर तुम इस इंडस्ट्री में रहना चाहते तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो, रिया मेरी बीवी है। तो फयान कहता है पर मैंने सुना है कि तुम्हारी और रिया की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना जो कि झूठी है। तो उसने रिया की बातें सुनी होती है और कहता डोंट वरी पर मैं रिया को फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को ख़त्म होते ही मैं उसे प्रपोज करूँगा और देखना तब तक मैं तो रिया के दिल को जीत ही लूँगा। अब रिया तुमसे प्यार ना कर इसमें तुम्हारी गलती है ना। और यहाँ पर तो शर्त लगाता है जुनसो से रिया को पाने की। और यहाँ पर जुनसो गुस्से में सोचता है रिया तुम फयान को इतना पसंद करती हो कि तुमने उससे हमारी शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता दिया। फिर आगे सीन जहाँ पर रिया कहती बॉस काम खत्म हो चुका है। कि यहाँ पर वो तो चुप होता है। रिया कहती बॉस मैंने कहा फाइल पे आपकी साइन चाहिए। अब वो तो फयान की बात याद करता है कि रिया कितनी क्यूट है और इनोसेंट है और मैं उसका नया बॉस हूँ, पक्का मैं उसके दिल को जीतने वाला हूँ। चलो हम बिट लगाते हैं कि रिया के प्यार को कौन जीतने वाला है, तुम कि मैं। और रिया कहती मिस्टर जी मैंने कहा आपके फाइल पे साइन चाहिए। अब जुनसो गुस्से में फाइल्स को फेंकता है। रिया कहती क्या बात है। वो कहता है मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से।
रिया कहती कोई परेशानी है क्या? तो जुनसो कहता है मैंने कहा ना कि जाओ। अब रिया के जाते वो तो शादी के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स को निकालता है और बोलता है रिया हमारी शादी हो चुकी है, डिवोर्स तो कभी हो नहीं सकता, तुम और फैन के पास जाओ, इस लाइफ में ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वो तो फाड़ के फेंक देता है। फिर आगे सीन घर का जहाँ पे दादी तो रिया और जुनसो को खाने के लिए कहती है कि जुनसो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है कि दादी रिया को बुलाती है। और रिया कहती पता नहीं वो मुझ पर गुस्सा क्यों है कि दादी यहाँ पर जुनसो को बातें सुनाती हैं। और रिया को खाने के लिए कहती है कि रिया बोलती दादी अगर मेरा और मिस्टर जुनसो का डिवोर्स हुआ तो दादी कहती है रिया आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ कि जुनसो ना कोल्ड हार्ट का पर्सन है और वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर सच में काफ़ी अच्छा पर्सन है। तुम्हारी वो तो बहुत ही केयर करता है और तुम्हें भी तो घर में आए हुए 2 महीने हो चुके हैं ना, तुम उसके प्यार को समझने की कोशिशें करो। फिर आगे से रात का जहाँ पर जुनसो को नींद नहीं आती और यहाँ पर रिया तो खराटे मार रही होती, उसका पैर तो बेड से नीचे होता है कि तभी जुनसो उसके पास जाता है और कहता है सच में इसे तो सोना भी नहीं आता, और वो तो रिया के पैरों को बेड पे रखता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है रिया बताओ फुयान और मुझ में तुम किसे चूज करना चाहोगी? अब तुम तो चुप हो, इसका मतलब कि तुम मुझे चूज करोगी। और यहाँ पर वो तो रिया को किस करता है, कहता है तुम तो बस मेरी हो। फिर आगे से मॉर्निंग का जहाँ पर दादी तो रिया के पेरेंटल क्लास में जाने की बातें बताती है और जुनसो को साथ में जाने के लिए कहती है। तो जुनसो कहते दादी मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके खत्म होते मैं रिया के साथ चला जाऊंगा। अब दादी यहाँ पर काफी गुस्सा होती है, ते बोलती जुनसो हमेशा तुम तो बस काम की बात ही करते, तुम्हारी वाइफ के बारे में क्या? रिया कहती दादी प्रोजेक्ट काफी बड़ा है ना, और क्लास में खुद से जा सकती हूँ ना। दादी यहाँ पर फुयान को फोन करती है और कहती क्या तुम फ्री हो रिया के साथ में, क्या तुम पेरेंटल क्लासेस जा सकते हो? कि यहाँ पर फुयान तो हाँ कह देता है। अब जुनसो और भी गुस्सा होता है, कहता है रिया तुम्हें फुयान बहुत ही पसंद है ना, तुम उसके साथ में जा सकती हो, मैं जानता हूँ तुम खुश तो होगी। तभी रिया कहती क्या मैं फुयान को पसंद करती हूँ? कि जुनसो कहता है मुझे खाना नहीं खाना और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो रिया कहती दादी लगता है ना कि पागल हो चुकी है। कि दादी कहती उसकी बातों पे तुम ध्यान मत दो। फिर आगे सीन क्लासेस का जहाँ पर फुयान जाता है, कहता है आराम से कि वो कहती थैंक यू। फुयान कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी हेल्प करना मुझे बहुत ही पसंद है, वैसे दादी की बातों को मना मैं नहीं कर सकता, पता है आज मैं जो कुछ भी हूँ ना उसके पीछे तो दादी का ही हेल्प है, उन्होंने मेरे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया था। कहती सच में दादी कितनी अच्छी है ना, और एक उनके पोते हमेशा गुस्से में रहते हैं। अब उसे क्लासेस में लेकर जाता है जहाँ पे एक लेडी कहती है रिया से कि तुम फिर से अकेली आ गई, तुम्हारा पति कहाँ है? अच्छा लगता है कि तुम बिना शादी के ही माँ बन चुकी हो। तो रिया कहती मेरा पति हो या ना हो इसे तुम्हें क्या करना है? कि तभी यहाँ पर तो फुयान आता है टॉवेल्स को लेकर कि सब कहते इसका पति सच में कितना जेंटल और केयरिंग है ना। तो औरत कहती है कुछ भी हो मेरे पति कितना हैंडसम नहीं है ना, पता है मेरा पति कितना रिच है और ये तो मैनेजर है ऑफिस में। अब रिया कुछ कहना चाहती कि तभी फुयान अपने कार्ड को देता है। उसके कार्ड को पढ़कर वो तो काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता ये तो जी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इनकी महीने की सैलरी तो कम से कम लाखों में होगी। और वो तो जेलस होके चली जाती है। और यहाँ पर रिया तो फुयान को थैंक यू कहती है। टीचर यहाँ पर तो क्लासेस को स्टार्ट करती है और यहाँ पर बेबी को डायपर पहनाना सबको सिखाती है। और तभी वो तो रिया और जुनसो की फोटोज़ को लेती है, कहती सच में आप तो काफ़ी अच्छे कपल हो। रिया कहती है ऐसी बात नहीं है। कि फुयान कहते थैंक यू कि टीचर तो फोटोज़ को दादी को सेंड कर देती है। अब दादी कमाल की तो है ही ना, वो फोटो ले जाके तो जुनसो को दिखाती है और उसे चिढ़ाती है, बोलती देखो ना फुयान और रिया साथ में कितने अच्छे दिखाई देते हैं, एकदम हैप्पी फैमिली। तुम क्या करो, तुम यहाँ बैठ के ना ये ग्रीन वाली हैट पहनो और खुश रहो। अब जुनसो गुस्सा होता है कि दादी कहती मुझे ब्लेम मत करना, मुझे लगता है कि कोई तुम्हारी वाइफ को तुमसे चुराने वाला है। अब जुनसो तो गुस्सा आता है, कहता है घंटा कपल फुयान रिया के लिए परफेक्ट कैसे हो सकता है, उसका पति तो मैं हूँ ना। और यहाँ पर वो तो रिया और फुयान और उसकी बेबी को इमेजिन करता है और गुस्से में वो तो टोपी को फेंकता है और कहता है मैंने कहा ना कि रिया बस मेरी है। और गुस्से में जहाँ तक कि दादी कहती है जुनसो कहाँ जा रहे हो, और काफ़ी खुश होती, कहते देखा मैं ट्रिक तो काम कर गई। और फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर तो छुट्टी होती है और यहाँ पर तो फुयान कहता है कि जुनसो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, तो वो कहती वो काफ़ी बिजी है ना। और वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बातें पूछता है, कहता मैंने तुम्हारे मुँह से सुना था। यह सारी बातें बताती कि शादी तो झूठी है और ये बच्चा मिस्टर जुनसो का नहीं है।
तभी उनकी बातें वहाँ पर तो वो औरत सुन लेती है और फुयान सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। दादी ने बताया था कि रिपोर्ट के हिसाब से तो जुनसो ही रिया के बच्चे का फादर है। यहाँ पर क्या हो रहा है। अब औरत तो जाती है और सबको कहती कि रिया की शादी हुई नहीं है, बल्कि वो मैन तो उसका पति है नहीं, पता है वो बिना शादी के ही माँ बन चुकी है। उसे अपने बच्चे के फादर के बारे में भी नहीं पता। अब यहाँ पर सब तो रिया के बारे में बुराया करते हैं कि तभी यहाँ पर रिया आती है कि वो कहती है हमें पता है कि तुम्हें अपने बच्चे के फादर के बारे में भी नहीं पता। सच में तुम कितनी बेशरम हो ना, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी और तुमने फेक पति हायर किया है ना। अब इसका पति कहता है कि तुम यहाँ पर झूठे जी कंपनी के डायरेक्टर होने का नाटक कर रहे हो। रिया की इंसल्ट करना सब स्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर तो जुनसो आ जाता है और गुस्से में कहता है कि इसने कहा कि रिया का पति नहीं है, रिया का पति मैं हूँ। सब कहते कि रिया का पति सच में कितना हैंडसम है ना। और वुमेन यहाँ पर तो जुनसो की इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है कि तभी उसका पति उसे रोकता है, कहता चुप रहो। क्यों कहती है मुझे पता है कि इसने फिर से किसी मैन को पैसे देकर खरीदा है। कि उसका पति कहता है मिस्टर जुनसो आई एम सॉरी, मैं आपके डिपार्टमेंट में एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ, मेरी वाइफ को नहीं पता कि आप मेरे बॉस हो। तो जुनसो कहता है तुम्हें कल से जॉब पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दोनों तो माफ़ी मांगते हैं और चांस मांगते हैं कि जुनसो कहता है मेरी बीवी से पूछो, कहता है रिया क्या तुम इसे माफ़ करना चाहती हो। अब वो तो ना कहती है। जुनसो कहता है क्या तुम सब लॉयर के लेटर का वेट करना चाहते हो। अब दोनों यहाँ पर तो माफ़ी मांगते हैं रिया से कि तभी रिया कहती जाने भी दो, खामखा किसी को परेशान क्यों करना। अब जुनसो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है तो सब कहते लगता है सुमन की सारी बातें झूठी थी। सच में रिया कितनी लकी है ना, उसके पास इतना हैंडसम पति है। अब यहाँ पर रिया के साथ तो दोनों खड़े हो जाते हैं और तभी टीचर तो पहले जुनसो को साइड में जाने के लिए कहती है। तो जुनसो कहता है क्यों। तो फुयान कहता है क्योंकि मैं पहले रिया के साथ में क्लास में आया था ना और तुम्हें भी पहले की बातें सीखनी होगी। अब जुनसो तो गुस्से में साइड में जाता है और या फुयान तो रिया के साथ में बेबी की केयर करना सीख रहा होता है। अब यह टीचर कहती मिस्टर जुनसो ऐसा नहीं किया जाता कि सब यहाँ पर जुनसो पर हंसते कि तभी रिया तो जुनसो के पास जाती, कहती मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उससे वो तो बेबी की केयर करना सिखाती। अब दोनों की फोटो यहाँ पर टीचर तो क्लिक करती है। फैन कहता लगता है कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है। अब फोटोज को देखकर दादी बहुत ही खुश होती है और तभी रिया सोचती हमेशा मेरी और बेबी की इतनी केयर क्यों करते हैं ना, पर काश ये सपना सच होता और ये बच्चा मिस्टर जुनसो का होता, हम दोनों कपल्स होते। तभी जुनसो कहता क्या बात है। रिया कहती कुछ भी नहीं। अब क्लास यहाँ पर खत्म होती कि जुनसो तो साथ में चलने के लिए कहता है और रिया के हाथों को पकड़ता है, कहता है ऐसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ में क्लास में आऊँगा। तो रिया कहती पर आप बिजी रहते हो ना। जो कहता है पर तुम जानती हो ना कि मैं कितना जेलस पर्सन हूँ। कि यहाँ पर रिया तो हंसती। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों घर आ जाते हैं। दादी कहती कहाँ गए थे। तो जुनसो कहता है मैं तो बस जा रहा था मीटिंग में, तो 5 से सोचा रिया से मिल लूँ। रिया कहती अच्छा आप बहानेबाजी कर रहे हो ना। कि जुनसो कहता है तुम ना चुप ही रहो। कि यहाँ पर रिया तो स्माइल देती है और दादी कहती है रिया से कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे, बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए। तो वो कहती दादी मैं तो ऑर्फन हूँ ना, मैंने आज तक अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया है, तो बर्थडे के बारे में क्यों सोचना। कि दादी यहाँ पर रिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की जिद करती है और जुनसो कहता है हाँ। फिर आगे से रूम का जहाँ पर जुनसो कहता है रिया से कि तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना तो हमारा हक है ना, और मैं हमेशा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। तो रिया कहती है मिस्टर जुनसो आप मेरी हमेशा इतनी केयर क्यों करते हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो ना। रिया कहती यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाली। कि जुनसो कहते हैं काम करो सो जाओ। तो रिया सोचती कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमारा क्या होगा। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ रिया के टेबल पर तो फ्लावर्स और बॉक्स रखा होता है जिसमें तो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है और नाम होता है फुयान का। अब सब कहते कि पक्का मिस्टर फुयान तुमसे प्यार करते हैं। तो रिया कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। कि तभी यहाँ पर फुयान आता है। कि रिया तो कहती नेकलेस काफी महंगा है, वापस करती है। कि वो कहता है तुम्हारा बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है ना, इसलिए मैंने इसे दिया, तुम इसे बर्थडे में पहनना। कि तभी यहाँ पर फ्लावर्स और गिफ्ट लेकर तो जुनसो आ जाता है। किसी में कहता है फुयान सच में तुम हमेशा रिया के पीछे पड़े रहते हो। अब सब बातें करते कि बॉस यहाँ पर रिया के लिए क्यों आए हैं। अच्छा बॉस एम्प्लॉय की बहुत ही केयर करते हैं ना। तभी रिया कहती बॉस क्या बात है। कि जुनसो कहता है मेरा तोहफा तुम्हें नहीं पसंद क्या। कि रिया फ्लावर्स को लेती है और कहती बहुत ही पसंद है। तो फुयान यहाँ पर चिढ़ाता है, कहता पर मैंने पहले फूल दिए थे ना रिया को। अब जुनसो काफी गुस्सा होता है। रिया पर फुयान तो रिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की बातें करता है और रिया तो हाँ कह देती है।
अब जुनसो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है उसे कैसे पता तुम्हारे बर्थडे के बारे में, कि रिया कहती मुझे भी नहीं पता, पर आप गुस्सा मत करो। तभी जुनसो यहाँ पर तो रिया को अपना नेकलेस पहनाता है और कहता है तुम्हें इसे सबको दिखाना है और हाँ फ्लावर्स को भी तुम ना अपने पास ही रखोगी जहाँ सब इसे देखें और फैन के फ्लावर्स को फेंक देना। रिया तो खुश होती, कहती सच में कभी कभी ये ना बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, पर ये बर्थडे का तोहफा सच में कितना प्यारा है। और यहाँ पर टेबल पर तो जुनसो के फ्लावर्स को रखती है। फिर आगे सीन जहाँ पर सेक्रेटरी को तो जुनसो फैन के बारे में पता करने के लिए कहता है, तो सेक्रेटरी कहता है मिस्टर फैन को आपकी दादी लेकर आई थी ना, कि जुनसो सोचता है लगता है दादी को पता चल चुका है डीएनए की रिपोर्ट से कि बच्चा मेरा नहीं है और वो चाहती है कि रिया घर से चली जाए। पर अगर ऐसा होता तो फिर दादी खुद मुझसे आके बातें करती ना कोई बात जरूर है। फिर आगे सीन सेक्रेटरी बताता कि मिस्टर फैन विदेश में पढ़ाई करते थे और आपकी दादी ने उन्हें स्पॉन्सरशिप दी थी और आपको जेलस फील करवाने के लिए आपकी दादी ने मिस्टर फैन से हेल्प मांगी थी। दूसरा कहता है लेकिन क्यों, तो सेक्रेटरी कहता है क्योंकि दादी को लगता है कि आप मिस रिया से प्यार नहीं करते। अब ये सुनकर तो जुनसो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता सारी मीटिंग्स को कैंसिल करो और वो चाहता है दादी से मिलने। बोलता है दादी क्या आपने फैन को मेरे और रिया के बीच में लाया है, तो दादी कहता है अच्छा तुम्हें सारी बातें पता चल गई। तो जुनसो कहता है हाँ, पर आपने ऐसा क्यों किया, तो दादी कहती क्योंकि मुझे रिया की बहुत ही फिक्र रहती, रिया कितनी क्यूट है और काइंड है, ऊपर से तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। रिया तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुमने कभी उससे प्यार भरी बातें नहीं की। वो बोलते दादी मैं मानता हूँ कि मैं रिया से प्यार करता हूँ और सच्चाई बताया था कि उसकी और रिया की तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। मैंने उसे फोर्स किया था 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए और कल हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। अभी सुनकर दादी काफ़ी गुस्सा होती है। तो जुनसो कहते दादी मैं मानता हूँ कि मुझे रिया से प्यार हो चुका है और मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूँ। तो दादी कहते ठीक है, तो सारी बातें जाकर तुम रिया को क्यों नहीं बता देते। तो जुनसो कहते दादी एक और बात है, एक्चुअली रिया का बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि रिया को तो अपने बच्चे के पापा के बारे में भी नहीं पता। देखे रहती जुनसो क्या तुम्हें बुखार हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब है, वो बच्चा तुम्हारा है और तुम इस बात को मानने से मना कर रहे हो, तुम मैन हो भी कि नहीं। अब जुनसो तो हैरान हो जाता है, कहता है क्या वो बच्चा मेरा है, पर कैसे, कि दादी कहती है डीएनए की रिपोर्ट मैंने करवाई थी ना, मुझे सारी बातें पता चली। फिर आगे सीन जहाँ पर जुनसो के हाथ में डीएनए की रिपोर्ट होती है, वो कहता है इसका मतलब वो बच्चा मेरा और रिया का है, इसका मतलब वो सारी बातें सपना नहीं था, मैं उस रात को रिया के साथ में था, मैंने पहले सारी बातें क्यों नहीं पता की। तो दादी कहते अभी देर नहीं हुई है ना, इससे पहले कि रिया तुम्हें डिवोर्स दे तुम जाके उसे मना लो, वरना मैं तुम्हें ना घर से निकाल दूंगी। अब यहाँ पर जुनसो रिया को प्रपोज करने की बातें कहता है, तो दादी कहती पता है लड़कियों को सरप्राइज कितना ज़्यादा पसंद होता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और यहाँ से रूम का जहाँ रिया उदास होती है, सोचती है हमारी शादी तो ख़त्म होने वाली है ना, और जुनसो कहते डिज़ाइंस को देखती है। वो कहते क्या हुआ, कि रिया कहती तुम्हें पता है कल हमारा डिवोर्स होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो जुनसो कहता है कि रिया कहती थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। तो जुनसो कहता है पता है दादी मुझे शादी के लिए फोर्स करने वाली नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट की शादी की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो रिया कहती मैं समझ गई, मैं कल घर से चली जाऊंगी। कि जुनसो कहता ठीक है तुम जाके सो जाओ। अब बेचारी रिया यहाँ पर तो रोती है, कहती काश मैं कह पाती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। नेक्स्ट डे जहाँ पर रिया सामान की पैकिंग करती है और नेकलेस को रखती कि तभी उसे शॉ को फोन आता है, कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी ने फंसाया है। यहाँ पर रिया भागती हुई जाती है जहाँ पर फुयान सेक्रेटरी तो उसका वेलकम करते हैं और शॉ कहती सरप्राइज। और तभी वहाँ जुनसो अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है रिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कि वो कहती है मिस्टर जुनसो आई एम सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती और दादी मुझे माफ़ कर दो, मैं मिस्टर जुनसो से बहुत ही प्यार करती हूँ, पर ये बच्चा इनका नहीं है तो मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तो दादी कहती सच में मेरे पोते के साथ साथ तुम भी पागल हो, ये बच्चा जुनसो का है। तभी जुनसो कहता मैंने डीएनए की रिपोर्ट को देखा है और ये बच्चा मेरा है, 3 महीने पहले तुम्हारे साथ उस होटल के रूम में मैं था। अब सुनकर रिया यहाँ पर तो खुश होती है। जुनसो कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन लाइफ टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है। तो रिया कहती मेरी हाँ है। वो उसे यहाँ पर रिंग पहनाता है और सब यहाँ पर तो तालियां बजाते हैं। तभी शौक कहती रिया मुझे माफ़ कर दे, पर बॉस ने कहा था
और तभी फ्यान कहता है रिया मुझे भी माफ कर देना, दादी ने मुझे कहा था जुनसो को जेलस फील करवाने के लिए। तभी जुनसो कहता है कान खोल के सुन लो कि रिया मेरी बीवी है। फिर आगे सीन रिया के बर्थडे का जहाँ पर उसकी तो शादी होती है। सब कहते ब्राइड कितनी ब्यूटीफुल है ना, और दादी कहते अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया ना तो फिर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं। तो जुनसो बोलते दादी मैं रिया से खुद से भी ज्यादा प्यार करूंगा। कि तभी शाओ तो रिंग्स को लेकर आती है और यह फाइनली तो जुनसो और रिया की शादी होती है। और ये हैप्पी सा ड्रामा यहाँ पर तो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।